सक्सेस टू ऑल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 6 टू 10th जो आपको जो एग्ज़ाम का लेवल है बिहार पुलिस का वो यही है। फ़िलहाल जो भी नोटिफिकेशन दिया गया है 6 टू 10 तो विशेष करके ये बिहार पुलिस के लिए ही बनाया गया है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये बिहार पुलिस में ही पूछे जाएंगे। ये बिहार पुलिस के अलावा भी आपको अगर ये जीके कंफर्म है तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो है ना MCQ आपको देख लेना चाहिए। लगभग 150 से 200 के पास ये MCQ है और 150 से 200 MCQ आप कर लेते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे ये पूछा है, पहला प्रश्न पूछा है राशियों की कुल संख्या कितनी है। तो राशियों की कुल संख्या 12 है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। राशियों की कुल संख्या जो है 12 है। उसके बाद आपसे पूछा है अगला है सूर्य की आकृति कैसी है। तो सूर्य की जो आकृति है वो गोल होता है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। सूर्य की आकृति गोल है। सौर परिवार की मुखिया कौन है। तो सौर परिवार की मुखिया जो है सूर्य है। ग्रहों की कुल कितनी संख्या है। तो ये तो आसान सवाल है, 8 है। पहले लेकिन 9 था। 8 जो है ना प्लूटो को जब क्षुद्र ग्रह के श्रेणी में रख दिया गया है 2006 में, तब से 8 हो गया, नहीं तो पहले 9 था। ठीक है। सप्तर्षि कितने तारों का समूह है। सप्तर्षि 7 तारों का समूह है सप्तर्षि। उसके बाद बोला है समदिवारात्रि होता है। तो याद रख लीजिए समदिवारात्रि का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। मतलब समान दिन और रात वाला को हम समदिवारात्रि कहते हैं। तो ऐसा जो है ना 22 जून और 21 सितंबर को समदिवारात्रि आता है। समान दिन और समान रात, समदिवारात्रि उसी को कहा जाता है। उसके बाद बोला है सबसे बड़ा दिन होता है। तो सबसे बड़ा दिन जो है ना यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया है कि कौन से गोलार्ध में। 2 गोलार्ध होते हैं, एक साउथ और एक नॉर्थ। अगर हमसे नॉर्थ में पूछता तो जिस दिन बड़ा रात होता है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ दिसंबर में बड़ा दिन होता है और यहाँ पे नॉर्थ में बड़ा रात हो जाएगा। जहाँ बड़ा दिन हो रहा है वहाँ बड़ा रात हो जाएगा, जहाँ बड़ा रात हो रहा है वहाँ बड़ा दिन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे बड़ा दिन की बात क्या है तो 22 दिसंबर को ही बड़ा दिन होता है। लेकिन किस गोलार्ध में, साउथ गोलार्ध में। नॉर्थ गोलार्ध में बड़ा रात होगा उस दिन। ठीक है। आगे बोला है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है। तो सबको पता है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री को हम कर्क रेखा भी कहते हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश को, ठीक है, उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। वही दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बोला है शीतोष्ण कटिबंध में बोला है बहुत गर्मी पड़ती है, कम गर्मी पड़ती है, बहुत बरसात होती है, कम ठंड एवं कम गर्मी पड़ती है। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि शीत उष्ण का मतलब ठंडा और गर्म, तो कम ठंडा और कम शीत उष्ण का मतलब ही यही हुआ। हमारा जो जलवायु है वो शीत उष्ण है। बोला है सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। तो सालों भर गर्मी पड़ने वाला को हम कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है। शीतोष्ण कटिबंध मतलब ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। शीतोष्ण कटिबंध में तो सालों भर गर्मी रहता है और जहाँ उष्ण कटिबंध है वहाँ गर्मी और ठंडी आते रहते हैं। याद रखिएगा। हाँ, हम लोग शीतोष्ण कटिबंध में है, गर्मी और ठंडी दोनों आते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद नहीं, हम लोग जो है शीतोष्ण कटिबंध नहीं, उष्ण कटिबंधीय है। ठीक है। पृथ्वी आकार में चंद्रमा से बड़ी है तो पता है। आकार में चंद्रमा से क्या है, पृथ्वी बड़ी है। बोला है चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति, चांद पर पहुंचने वाला नील आर्मस्ट्रांग, ये अमेरिका का व्यक्ति है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। भारत का पूछा जाता है तो अंतरिक्ष में जाने वाला व्यक्ति है, चांद पर नहीं पहुंचा था। ठीक है। भारत में पूछा जाता है तो अंतरिक्ष में जाने वाला व्यक्ति जो है ना ये आपका है भारतीय राकेश शर्मा है। वही यूरी गागरिन है जो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति है विश्व में। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। बोला है बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो सोन नदी जो है ना पठारी एरिया से गुजरता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि बिहार में सोन नदी पहाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरता है। सॉरी, पहाड़ी नहीं, पठारी। क्योंकि उस जैसा कि आपको पता है कि ये आपका बिहार का नक्शा है तो बिहार का नक्शा में पहाड़ी एरिया सिर्फ बिहार में यही है।
बाद बाकी इधर जो भी है सब पठारी एरिया। तो सोन नदी इधरे से जाता है, गंगा नदी में यहाँ मिल जाता है। तो आप कह सकते हैं कि कौन सा है, अब ये जो है आपका पठारी क्षेत्र है। बोला है वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज ज़्यादातर करते हैं, जनरली ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन जो है ना आपको कंफ्यूज करता है। तो यहाँ बोला है वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो वाल्मीकि नगर मैं आपको बता दूं कि आपको ये, जैसे कि आपका ये बिहार है, तो बिहार में यहाँ पे है पश्चिम चंपारण और यहीं पे है वाल्मीकि नगर। तो आप बता सकते हैं कि ये कौन सा दिशा होगा, ठीक है, उत्तर पश्चिम कह सकते हैं हम इसको। क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम। तो हम लोकेशन हम इसीलिए बता दिए आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी, ठीक है, धान के फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी है। इस बात को ध्यान में रखिए, दोमट मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। पठार के ऊपरी सतह, ठीक है, पठार की ऊपरी सतह कैसा होता है। तो पठार की ऊपरी सतह इसमें ऑप्शन में दिया है नुकीला होता है, सपाट होता है, संकीर्ण होता है, ढालदार होता है। तो पठारी जो ऊपरी सतह होगा वो जो है ना सपाट होता है, और इसीलिए हम पामीर के पठार को दुनिया का छत कहते हैं, वर्ल्ड का छत कहा गया। पामीर का जो पठार है ये वर्ल्ड संसार का छत किसे कहा गया, पामीर के पठार, क्योंकि वो सपाट होता है। छत तो सपाट ही नहीं होता है जी, तो इसीलिए ये सपाट होता है। इस बात को ध्यान में। क्वेश्चन आसान है, लेकिन जिस समय हम हल करने चलते हैं उस समय कन्फ्यूजन होने लगता है, इसीलिए ऐसे प्रश्न को आपको देख लेना बहुत जरूरी होता है। बोला है पर्वत के कितने प्रकार होते हैं। तो पर्वत के जो है आपको ध्यान रखना है, पर्वत के मैं आपको बताया हूँ, पर्वत जनरली 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। बोला है जीवन पनपता है, मतलब जीवन कहाँ पनपते हैं। तो ये भी कन्फ्यूजन वाला ऑप्शन है। आप देखेंगे तो कहेंगे स्थल मंडल में भी जीवन है, वायुमंडल में भी जीवन होता है, स्थल मंडल में, तो पूरा को मिला के ही हम जैव मंडल कहते हैं, इसीलिए जैव मंडल इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर मतलब कन्फ्यूज करने के लिए दिए जाए। चलिए आगे देख लीजिए। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय, तो मैं अभी बता दिया हूँ आपको, राकेश शर्मा, ठीक है, ये ध्यान में कर लेंगे। लेकिन महिला पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है कल्पना चावला। जल डमरू मध्य जोड़ता है, जल डमरू मध्य किसको जोड़ता है। याद है 2 बड़े भूभाग, जल डमरू मध्य किसको जोड़ता है, ये बोला है 2 बड़े भूभाग के स्थलों को, 2 बड़े जल भागों को, 2 झीलों को, 2 नदियों को। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 बड़े जल भागों को जल डमरू मध्य, इसीलिए इसका नाम जल डमरू मध्य है। जल आ गया इसका, हाँ बस जल डमरू मध्य। समताप मंडल होता है, बोला है समताप मंडल क्या है। तो ये समताप मंडल जो है ना एक वायुमंडल का भाग है, ये ऑलरेडी मैं पहले भी बता दिया हूँ कि वायुमंडल का भाग है समताप, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर, 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। कितना होता है, 4 बस। तो इसी के आधार पर हम जवाब दे दें, ठीक है। उसके बाद बोला है कि सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर उष्ण कटिबंध में जो है ना सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा अभी हम बताए हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिणी को मकर रेखा, अभी बोल दिए हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। ये सारे ज्योग्राफी का सवाल है। इसके बाद हम हिस्ट्री का सवाल लेके आएंगे, उसके बाद हम क्या कहते हैं पॉलिटी का सवाल लेके आएंगे। तो इस तरह से ध्यान में रखिएगा कि सारे सीरीज खत्म हो जाएंगे आपका। बोला है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व जाने पर 1 दिन रात में परिवर्तन होता है, 1 तिथि घट जाती है, 1 तिथि बढ़ जाती है, तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो याद रखिएगा कि जब हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो जो तिथि रेखा है ये बढ़ता है, तिथि बढ़ता है, और पश्चिम की ओर जाते हैं तो तिथि घटता है, बस यही है। उत्तर की ओर जाते हैं तो
पूर्व पश्चिम की ओर जाते हैं तो घट जाता है, और पूरब की ओर जाते हैं तो क्या हो जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखें। तो इसका आंसर हो जाएगा एक तिथि बढ़ जाती है। क्या हो जाएगी, आगे समझ में। बोला है जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि दर्शाते हैं उसे कहते हैं, मतलब जिसमें पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, उसको हम कौन सा मैप कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं भौतिक मानचित्र। मतलब भौतिक रूप को दिखा रहा है तो भौतिक मानचित्र, ठीक है, इस बात को ध्यान। राजनीतिक मानचित्र जो होता है ना, किसी की बाउंड्री दिखाता है, किसी देश की बाउंड्री दिखाता है, राजनीतिक मैप। और जो पर्वत पठार को दिखा रहा है वो आपका भौतिक मैप होता है, एक थीमेटिक मैप होता है। इसलिए मैप के 3 प्रकार है, थीमेटिक, भौतिक और राजनीतिक। थीमेटिक में क्या दिखता है? थीमेटिक में आपको दोनों चीज के दिखाई देंगे। अब यहाँ देख लीजिए, मानचित्र में मैदान को दिखाया जाता है किस रंग से, तो मानचित्र में मैदान को हरे रंग से दिखाया जाता है। हरे रंग से मैदान को, नीले रंग से जल को दिखाया जाता है, नीले रंग से जल। इस बात को ध्यान में रखें। हरा रंग देखिएगा कहीं पे हरा रंग है, इसका मतलब वहाँ पे मैदान ही जाकर। मानचित्र में दक्षिण दिशा होता है, तो मैं आपको बता दूं मानचित्र के हिसाब से यहाँ से ऊपर जाइएगा तो ये ऊपर की ओर क्या उत्तर रहता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है। तो आप कह सकते हैं कि नीचे की ओर, इसके ऑप्शन दिया हुआ है नीचे की ओर। इस इधर आपका जो होता है बायां होता है और इधर दायां होता है। तो दायां में क्या होगा, पूरब, और बायां में क्या होगा, पश्चिम। ऊपर क्या होगा, उत्तर। इस बात को ध्यान में रखें। हाँ, मानचित्र निर्माण में ध्यान रखना चाहिए, संकेत का भी, दिशा का भी और मापक का भी, सभी का ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बोला है रब्बी फसल के लिए मशहूर ताल क्षेत्र अवस्थित है। जो रब्बी फसल है वो ताल क्षेत्र कहाँ पे अवस्थित है, तो उसको कहते हैं तराई क्षेत्र। जैसा कि हम जब मैदानी भाग आपको पढ़ाए थे तो तराई भावर बताए होंगे, तो उस समय तराई क्षेत्र जो है ना आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, रबी फसल के लिए। बोला है सोमेश्वर की पहाड़ी है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी मैं आपको बता दूं कि ये बिहार है, और बिहार के पश्चिम चंपारण में यहाँ पे आपका सोमेश्वर की पहाड़ी है। और ये पहाड़ी यहाँ पे जो भी पहाड़ से लगा हुआ क्षेत्र है उसको हम तराई क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस क्षेत्र के नाम से, तराई। तो ये तराई क्षेत्र होगा। क्या होगा, तराई क्षेत्र। बोला है सरायसा क्षेत्र में शामिल जिले, मतलब सराइसा में कौन कौन आता है, तो सराइसा में जो आता है आपका वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर। वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर। गन्ना उत्पादन जिला कौन है, तो गन्ना उत्पादक जो जिला है वो आपको ध्यान रखना है गोपालगंज, बेतिया और मोतिहारी। गोपालगंज, बेतिया और मोतिहारी ये गन्ना उत्पादक जिला है बिहार में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये तो सबको पता है, बोध गया में, ठीक है। और बोध गया और कौन सा नदी था, फल्गु या निरंजना नदी, याद रखेंगे, ठीक है। पीपल वृक्ष या बरगद के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे कि बरगद के नीचे, हाँ बरगद नहीं, पीपल होगा। आगे देख लीजिए, यहाँ बोला है कि गया में अवस्थित विष्णुपद मंदिर किसने बनवाया था, मतलब जो गया में एक विष्णुपद मंदिर है वो किसने बनवाया था, तो रानी अहिल्याबाई बनवाई थी, रानी अहिल्याबाई। बोला है बिहार में गर्म जल कुंड कहाँ पे है, ठीक है। बिहार में जो गर्म जल कुंड है वो कहाँ पे है, तो वो राजगीर में है। राजगीर में ठंड है सर, गर्म जल कुंड जो है ना राजगीर में है। यस सर, वहाँ पे तो ठंड अब लगता रहता है। काकोलत प्रसिद्ध है, गर्म कुंड की बात किया है, गर्मी ठंडी की बात नहीं किया। काकोलत प्रसिद्ध है, तो काकोलत जो है ना एक गर्म जल है, ठीक है। एक क्या है, काकोलत जो है ना एक गर्म जल है। बोला है जरासंध का अखाड़ा कहाँ अवस्थित है, जरासंध का नाम सुने होंगे, ठीक है। उसका अखाड़ा कहाँ अवस्थित है, तो नालंदा में है जरासंध का अखाड़ा, ये बिहार में है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। ये सिखों के अंतिम गुरु थे, इस बात को भी ध्यान में रखें।
हाँ 10वें और अंतिम उसी को कह रहे हैं। गोल घर अवस्थित है, तो गोल घर सबको पता है पटना में। गोल घर की स्थापना 1786 में हुआ कि 84 में हुआ। चलो ठीक है, आगे बोला है दीदारगंज कहाँ है, तो दीदारगंज भी पटना में है। दीदारगंज भी पटने में। नाम नहीं सुना। नीफे होता है, नीफे किसको कहते हैं? नीचे नीफे में लोहा होता है। नीफे में क्या होता है? लोहा। एफ आता है ना, नीफे में क्या होता है? लोहा होता है। भूपरपट्टी में की ऊपरी हिस्सा क्या कहलाती है? सियाल के नाम से जाने जाते हैं। भूपरपट्टी की ऊपरी हिस्सा को क्या कहते हैं? सियाल। क्रोड है, क्रोड पृथ्वी के निचली परत को क्रोड, पृथ्वी के निचले सबसे नीचे वाले परत, जैसा कि हम जब पृथ्वी आपको पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि 3 भाग में बटे थे। एक बीच का भाग है, ऊपर के भाग को भूपरपट्टी, बीच के भाग को मेंटल और नीचे के भाग को क्रोड या कोर कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो यही चीज़ पूछा गया है। कितना नॉर्मल सवाल है, लेकिन इसी में कन्फ्यूजन होने लग जाता है जब आप बेसिकली नहीं जानते हैं। जो बेसिक रूप से जानते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। खैर इस सब को क्लियर कर लेंगे तो आपके एग्जाम में ज़्यादातर मदद मिलेगा। बोला है इनमें रूपांतरित चट्टान है। रूपांतरित चट्टान कौन है ये बोला गया है। तो संगमरमर जो है ना रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, संगमरमर क्या है? रूपांतरित चट्टान। सो रूपांतरित का मतलब है वो किसी न किसी चट्टान से दूसरे चट्टान में बदल गया है, इसीलिए हम उसको रूपांतरित चट्टान कहते हैं। अब कौन चट्टान से बदला? हो सकता है बेसाल्ट से बदल गया हो सकता है कि वो अगन्य चट्टान से बन गया हो। ठीक है, बेसाल्ट भी ऑप्शन है। हाँ नहीं तो यहाँ पे संगमरमर रूपांतरित चट्टान पूछा है तो संगमरमर हो। बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? बेसाल्ट अवसादी चट्टान है। नहीं अवसादी नहीं, अगन्य शैल है ये। बेसाल्ट क्या है? अगन्य शैल। बोला है चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान है? चट्टान काहे रूपांतरित होते हैं ये पूछा है। कौन चीज बदलने में कौन कारगर है? तो ताप भी, दाब भी और रासायनिक द्रव्य भी, सारे के सारे मतलब चट्टानों को बदलने में भूमिका निभाते हैं। छोटा नागपुर क्या है? तो जब हम पढ़ा रहे थे छोटा नागपुर तो बताए, छोटा नागपुर एक पठार है। ठीक है, भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान। ठीक है, भूकंप के भू जो बोला है कि भू सतह पर जो भूकंप का केंद्र के उस स्थित जो स्थान है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं क्रेटर कहते हैं, सॉरी क्रेटर कहते हैं। क्रेटर होता है, हाँ क्रेटर होता है। बोला है भारत को कितने भूकंप तीव्रता में क्षेत्र में बांटा गया है? तो भारत को जो है ये 5 क्षेत्रों में बांटा है। देखो भारत को जो है आपको ध्यान रखना है कि 5 भूकंपीय जोन में बांटा गया है, जिसको हम क्षेत्र कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, बोला है सतपुड़ा पर्वत उदाहरण है। तो सतपुड़ा पर्वत जो है आपको ये ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है, लेकिन हिमालय पूछेगा तो बलित पर्वतमाला है। सतपुड़ा क्या है? ब्लॉक पर्वत, लेकिन हिमालय पूछेगा तो ये बलित पर्वतमाला है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बोला है पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेने में कठिनाई होता है क्योंकि जब पृथ्वी के सतह से आप ऊपर जाइएगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा। इसका क्या कारण है? वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है? नहीं। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है? नहीं। वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है? नहीं। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तभी सांस लेने में कठिनाई होने लगती। बोला है पहले कौन सा भाग गर्म होता है? पहले जो है भाग गर्म होने वाला भाग जो है आपको ध्यान रखना है, स्थलीय भाग ही गर्म होता है। ठीक है, पहले स्थलीय भाग गर्म होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा तो सभी को पता है, ऑक्सीजन 78, अब यही गलती कीजिएगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। ठीक है, नाइट्रोजन 78% होता है, लेकिन ऑक्सीजन 20.99, इसको 21% होता है, लगभग 21% माना जाता है। तो यही चीज होता है एग्जाम में। क्या होता है कि जब हम MCQ नहीं देख के जाते हैं तो एक बार क्या कर लेते हैं, गलती कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सीधे 75 ले आते हैं।
अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सीधे 70%। ऐसे ने क्वेश्चन में ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है, कहने के लिए तो लग रहा है ना, लेकिन ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है। चलिए कोई बात नहीं है, देख लेना। देखिए एक एक सवाल का महत्व होता है, अगर एक सवाल इससे अगर आ गया, अगर छूट गया तो फिर दिक्कत है। इसीलिए एक एक सवाल का, एक सवाल नहीं, अगर 9th तक कर लेते हैं तो हमको लगता है कि सारा सवाल इसी से आएगा। अभी तो ये 6 लेवल का है, इसलिए आपको ईजी लग रहा है। 6 से 7, 7, 8, 9, 10 आएगा तो थोड़ा टफ होता चला जाएगा। वायुमंडल की सबसे पहली परत बताइए कौन होगा, बताओ मधु। सबसे निचली परत, सबसे निचली परत है हाँ, क्षोभमंडल होगा ना। सबसे इसके ऊपर, उसके ऊपर सप्ताह मंडल, उसके ऊपर, मध्य मंडल, उसके ऊपर बाह्य मंडल, नहीं, आयन मंडल, गलती कर गए ना, आयन मंडल। उसके बाद क्या होगा, बाह्य मंडल। 5 मंडलों में बटा हुआ है। रेडियो तरंगे किस तरह के परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है, बताओ। किस परत से परिवर्तित? हाँ, पृथ्वी पर वापस लौटती है रेडियो तरंगे, किससे किससे टकरा कर वापस लौट जाता है? मंडल से, गलती, आयन मंडल। आयन मंडल, गलती हो गया ना। पृथ्वी पर जलमंडल का हिस्सा, 71%। ये तो सबको पता है, आसान पता हो है। गया। मुंबई किस सागर के किनारे स्थित है? अरब सागर के, अरब सागर, अरब सागर है। कई बार लक्षद्वीप पढ़ाए हैं कि अरब सागर में, गलती होने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। नहीं, अभी पढ़ा चुके हैं, अभी हाल ही में पढ़ाए इसको। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर यह स्थित कहलाती, क्या कहलाती है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर यह स्थिति क्या कहलाएगी? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से मैंने बताया था ज्वार और भाटा होता है, तो ऊंचा गया तो ज्वार होगा, ठीक है, ज्वार होगा, और नीचा आया तो क्या होगा, भाटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्वार। ऊपर जाने पर इनमें कौन झील है? कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एमसीक्यू बनता है। लाल सागर, इनमें कौन झील है, झील कौन है सो पूछा है, ठीक है। फतेह सागर, कौन सागर? बताइए झील कौन है? दूगो में कंफ्यूजन है, लाल सागर न तो फतेह सागर। लाल सागर झील नहीं है, सागर है। अरब सागर भी झील नहीं है, सागर है, ठीक है। फतेह सागर होगा, क्या? फतेह सागर। झील है। फतेह सागर नहीं, काला सागर झील है, सागर झील है। काला सागर झील है, ठीक है। काला सागर जो है ना, सागर नहीं है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। काला सागर क्या है? दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है? सर समुद्र बताया। काला सागर समुद्र है। समुद्र बताना। काला सागर बंद झील है करो। क्या? बोला है कौन प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है, बताइए कौन होगा? जल, पर्यावरण, प्राकृतिक प्राकृतिक जल है। जल है। पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं? पर्यावरण का कोई प्रकार नहीं है, अनगिनत। हाँ। पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायु, जल, जल, जल। पर्यावरण है, जल है। जल है, पर्यावरण नहीं है। दोनों है। जल है। पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के, हाँ नहीं, पृथ्वी के चारों ओर का है, तो पर्यावरण तो ऊपर भी रहता है। ठीक, इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका जल होगा। ऊपर भी तो होता है, जल होगा। सर आप ही बनाए हैं, आप ही। चलिए आगे देख लीजिए, नहीं ऑप्शन नहीं देख पाए हैं, चलिए आगे देख लीजिए। जल प्रदूषण हो रहा है पौधे के कटाव से, वाहन चलाने से, पानी में दूषित पदार्थ, पानी से पीने से, पानी में दूषित पदार्थ मिलाने से। यही है। तो जल प्रदूषण बोला है, वाहन चलाने से तो वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। पानी पीने से कोई प्रदूषण नहीं होता है, और पौधा को कटाव से हवा प्रदूषण होता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर, चलिए, नदी तालाब के पानी की शुद्धता हो सकती है। मछली पालने से पानी की शुद्धता होती है, इस बात को ध्यान। मच्छर पालने से नहीं है। बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है, सभी होगा, भवनों का निर्माण। ठीक है। वृक्ष कट रहे हैं, भवन निर्माण हो रहे हैं, आधारभूत संरचना का निर्माण हो रहा है। बताओ पर्यावरण के लिए किसे जाना जाता है, के लिए किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? खूब पौधे लगाना है, गंदे जल की उचित निकासी प्रबंधन, और गाड़ियों को कम उपयोग, सभी है। चलिए बताइए, लद्दाख की जलवायु शुष्क है क्योंकि लद्दाख का
बताइए। ऊंचाई पर होना, वनस्पतियों का ना होना, हिमालय की वृष्टि छाया में होना, या निचाई पर होना। बताओ, वनस्पति होना सर। ये हो जाएगा। हिमालय की वृष्टि छाया में है इसलिए। लद्दाख में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर, जंगली भैंसा। महत्वपूर्ण जानवर याक है। याक है। कश्मीर से लद्दाख होते हुए तिब्बत को जोड़ता है। कश्मीर से लद्दाख को जोड़ता है। कौन है? तिब्बत भी जाना है तो काराकोरम जर्रा। बोले ना, काराकोरम सबसे ऊपर है। तिब्बत भी जाना है ना, तब तिब्बत जाने के लिए क्या काराकोरम जर्रा, लद्दाख। यही ना होगा। जब तिब्बत यहाँ है, तुमको बता दिए कि भाई ये तिब्बत पर है, ये काराकोरम दर्रा। हम उस दिन जब दर्रा बता रहे थे तो आपको सारे बता दिए थे। अब नहीं देखे थे तो वीडियो भी तो आपका अपलोड अभी नहीं हुआ। लद्दाख में बहने वाली नदियाँ, लद्दाख में बहने वाली नदियाँ बताइए। सिंधु, चिनाब। सिंधु, नर्मदा आपको लद्दाख में नहीं बता है, मध्य प्रदेश में बह रहा है। ठीक है, सिंधु श्योक, उसके बाद है सिंधु गंगा, गंगा नहीं बह रहा है, और सिंधु चिनाब। लद्दाख में चिनाब जाता है, लद्दाख में नहीं जा रहा। ठीक है, श्योक होगा। सिंधु की सहायक नदी है। नदी। श्योक उसकी सहायक नदी। चलिए बताइए, वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अस्थाई पवन कहेंगे। अस्थाई पवन हमेशा एक ही दिशा में बहता है। स्थानीय वही पवन अस्थाई भी होता है। स्थानीय पवन को अस्थाई पवन। स्थानीय अस्थाई, वर्ष भर नहीं तो अस्थाई होगा, स्थानीय नहीं होगा। तो इसका एक्यूरेट आंसर अस्थाई हो जाएगा। हाँ, अस्थाई हो जाएगा। बोला जल वाष्प का जल रूप में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? नहीं, चक्रवात तो अलग होता है। संघनन। कैटरीना क्या है? इसमें हीरोइन ऑप्शन नहीं है। कैटरीना क्या है? कैटरीना एक चक्रवात है। केरल प्रदेश की जलवायु बताओ। जो भी भूमध्य सागर से निकट है वो उष्ण जलवायु होता है वहाँ पे। उष्ण जलवायु है। केरल में नहीं उपजाया जाता। जूट पश्चिम बंगाल में उपजाए जाते हैं। साइलेंट वैली स्थित है। चलिए यहाँ देख लीजिए, साइलेंट वैली पूछा है तो साइलेंट वैली आपका केरल नहीं है तो पश्चिमी घाट हो जाएगा। सबरीमाला क्या है? तो सबरीमाला एक मंदिर है, लेकिन यहाँ पे मंदिर नहीं दिया है तो तीर्थ स्थान हो जाएगा। इनमें कौन एक प्राकृतिक संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन इसमें बोला है भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, बाद बाकी सब मानव निर्मित संसाधन है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन नहीं का मतलब है इसमें जो है हवाई जहाज जो है ना प्राकृतिक नहीं, मानव निर्मित है। बाद बाकी सारे प्राकृतिक संसाधन है। बोला है केरल में पाए जाने वाला थोरियम किस प्रकार का संसाधन है? कोई बता सकते हैं थोरियम किस प्रकार का संसाधन है? ये नवीकरणीय संसाधन है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। थोरियम बोला है संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो आवश्यकता जरूरी है, तकनीकी जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, सबकी जरूरत पड़ती है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। उसके बाद बोला है कि पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग स्थल है? तो ये तो अभी हो चुका है। जल 71%, स्थल 29%। ठीक है। विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ मिलती है? तो मैदानी भाग में सघन जनसंख्या है, बाद बाकी सब में। उसके बाद पहाड़ी भाग में मिलेगा, उसके बाद उस पठारी में, उसके बाद पहाड़ी में। सबसे कम आपको पहाड़ों पर, उसके बाद मरुस्थल में मिलेगा। बोला है उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से है? उद्योग का संबंध कौन से गतिविधि है? सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जैविक। तो आर्थिक चीज़ों के लिए हम उद्योग करते हैं। बृहत उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा कितनी है? तो बृहत उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा 50 करोड़ से अधिक है। ठीक है। बड़ा उद्योग का मतलब बहुत बड़ा उद्योग 50 करोड़ से अधिक होता है। आपको याद रखना है। 10 लाख बोला है कि 10 लाख हाँ 50 करोड़ से अधिक जो है ना बृहत उद्योग। एक लघु उद्योग होता है, कुटीर उद्योग होता है। ये सब उस सब के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। बोला है दवा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? दवा उद्योग तो दवा जो है ना ज़्यादातर खाली खरीदे ही जाते हैं, तो उपभोक्ता उद्योग, ऐसे उद्योग को हम
जो सिर्फ खरीदा जाए उसको हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता उद्योग। इनमें कौन औद्योगिक प्रदेश नहीं है, औद्योगिक प्रदेश कौन नहीं है इसमें बोला है, तो गुड़गांव है, यहाँ पे औद्योगिक धंधे लगे गए हैं, पुणे क्षेत्र में भी औद्योगिक धंधे लगे गए हैं, और आपको छोटा नागपुर प्रदेश में भी उद्योग धंधे लगाए गए हैं। दक्कन प्रदेश जो है ना आपका औद्योगिक नहीं है। उसके बाद बोला है इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग कौन है, बता सकते हैं कौन? कागज, हाँ, कागज आता है, कृषि आधारित उद्योग तो वस्त्र भी उद्योग भी है, कागज भी उद्योग भी है। कागज भी है। कागज कृषि आधारित है। जी सर। फर्नीचर, तांबा प्रगलन क्या होगा बताओ? इसमें वस्त्र उद्योग होगा, ठीक है। कृषि आधारित उद्योग कौन हो जाएगा? वस्त्र। कागज बांस से बनते हैं, बांस कृषि नहीं, घास है वो। आगे देख लीजिए, और क्या ऑप्शन? भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़ों में आंकड़े कौन रखता है, मतलब भूमि उपयोग संबंधी आंकड़ा कौन देता है या कौन बनाता है? तो भूगर्भ विज्ञान विभाग। कौन बनाता है? भूगर्भ विज्ञान विभाग। भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग है? भूमि उपयोग के कुल कितने वर्ग है? तो कुल जो है आपका 5 वर्ग है, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। बोला है मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं? तो मृदा में कुल 3 स्तर पाए जाते हैं। उसके बाद है समोच्च रेखीय खेती करना किसका उपाय है, कहाँ पर करना चाहिए? तो जल प्रदूषण रोकने के लिए, मृदा अपरदन को रोकने के लिए। समोच्च रेखीय खेती मृदा अपरदन को रोकने के लिए किया जाता है। ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में समोच्च रेखीय कृषि होता है ताकि मृदा कटाव न हो, माटी का कटाव न हो। रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है? जल जो है ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का संयोजन है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जल होता है क्योंकि H2O होता है। जल में क्या होता है? H2O। तो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। इनमें कौन एक महासागर नहीं है, बताइए? महासागर कौन नहीं है? अंटार्कटिक। देखिए कौन नहीं है? अंटार्कटिक। अंटार्कटिका तो है। आर्कटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर। अंटार्कटिक महाद्वीप है। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, लेकिन प्रतिशत में पूछेगा तो मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज में पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? मिजोरम। विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती है? सर ये तो नहीं पड़ेगा। ये 50 लाख, ठीक है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाबहार नहीं, पतझड़ वन। पतझड़ वन पाए जाते हैं, यहाँ पत्ते झड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ये उष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण पतझड़ वन? हाँ, उष्ण कटिबंधीय। इनमें कौन उभयचर जीव है? कछुआ उभयचर है, मेढक भी उभयचर होता है। पानी में जो रहता है। ऑप्शन क्या क्या है सर उसमें? ऑप्शन केचुआ है, कौवा है, बाघ। हाँ, उसके ऊपर वाला मानसूनी पतझड़ वन बता रहा। हाँ, मानसूनी पतझड़ वन उष्ण कटिबंधीय। कटिबंधीय ओकरे ना बोलते हैं। चलिए आगे देख लीजिए। इनमें कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो सबको पता है, क्या है? पशु नहीं, पशु है तो पशु में बाघ होगा। पक्षी में हो जाएगा मोर। रेड डाटा बुक क्या करता है? विलुप्त प्रजातियों की सूची बनाता है। देश में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? नहीं लिखल है सर जी, ये में ऑप्शन नहीं है उसका, ऐसा याद है। देश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या 5200 पूछा है। 5200 नहीं, याद था। राष्ट्रीय उद्यान टोटल 52 है, ठीक है। 106 हाल ही में एक 53वां घोषित हो चुका है, 106 ठीक है। कथी? 106 राष्ट्रीय उद्यान भारत नहीं, नया सूची में 52 ही आया है। जुलाई 2019 तक भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें 40,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। अच्छा, राष्ट्रीय उद्यान बनाएगा, ठीक ठीक। सतह क्षेत्र 1.2। बाघ रिजर्व क्षेत्र 52 गो है, ठीक है। बाघ रिजर्व क्षेत्र 52 गो है। राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 106 है। 106। बोला है खनिजों को कितने भागों में बांट सकते हैं? खनिज को कितने भाग में बांट सकते हैं?
ऊपर है, कोई मालूम। खनिज को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। हेमेटाइट किस खनिज का अयस्क है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ये सब लोहा का होता है, ठीक है। बोला है रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है? रोडोनाइट रोडोनाइट, मैग्नीज। एल्युमिनियम किस खनिज का से प्राप्त होता है? बॉक्साइट। बायोटाइट किस खनिज का प्रकार है? बायोटाइट, अब्रक, अबरक का है। अब्रक। सब चीज बताओ, गोंडवाना काली चट्टानों में किस खनिज के भंडार मिलते हैं? कोयला का, कोयला का भंडार मिलते हैं गोंडवाना। केला का, गोंडवाना की छोटा नागपुर में कोयला, देखो तो गुणवाना काली। गोंडवाना में भी कोयला, गोंडवाने का भाग है, छोटा नागपुर हो सकता है। आगे चल चल, इसका कोयला हो जाएगा। कोयला का सर्वोत्तम किस्म एंथ्रासाइट सर्वोत्तम को है और पीट सबसे निम्नतम है, ठीक है। सबसे कम कार्बन किसमें होता है? तो पीट में, और सबसे अधिक कार्बन किसमें होता है? तो एंथ्रासाइट में। इसीलिए सर्वोत्तम प्रकार कौन है? एंथ्रासाइट। अब भारत में सबसे ज्यादा कौन मिलता है? तो लिग्नाइट। लिग्नाइट। भारत में सबसे ज्यादा लिग्नाइट। सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? सिंगरौली, सिंगरौली कोयला सिंगरौली झारखंड में ही है। हुगरी जन में किसका उत्पादन होता है? हुगरी जन में कोयला का उत्पादन होता है। पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र, पवन ऊर्जा कहाँ? हुगलीगंज जन में बता रहा है तेल का उत्पादन होता है। हुगरीगंज में तेल का उत्पादन, हुगली में किसका उत्पादन होता है? देखो तो हुगली जन में किसका उत्पादन होता है? तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हुगली जन जो है ना, कोयला नहीं बल्कि हो जाएगा क्या? पेट्रोलियम हो जाएगा। पवन ऊर्जा का उत्पादन संबंधित क्षेत्र, तो जो पवन ऊर्जा से क्षेत्र है तांबा, लंबा और सांबा, तो इसमें हो जाएगा सांबा क्षेत्र में होगा। पूगा घाटी प्रसिद्ध है। पूगा घाटी जो है कोयला, पेट्रोलियम, भूताप, ज्वारीय,